नमस्कार। आज बात करूंगा मैं महिलाओं में बांझपन यानी फीमेल इनफर्टिलिटी। बहुत महत्व की बात है कि हर महिला अपने जीवन में मां बने, इससे बड़ा सुख उसके लिए कुछ और हो नहीं सकता। सबसे अधिक खुशी होती है जब वो मां बनती है, उसको खुद भी होती है, उसके परिवार को होती है। सारी जितना बड़ा परिवार है, मां बनने की खुशी एक बहुत बड़ी खुशी होती है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली इस खुद से उन महिलाओं को खुशी से वंचित करने का बहुत बड़ा कारण बन रही है। सामान्यतया शादी होने के बाद यानी संभोग के दौरान बहुत सारे प्रतिबंध न रहने पर, यानी बच्चा पैदा करने की इच्छा होने पर 1 साल तक यानी 12 महीने तक भी अगर गर्भ धारण नहीं होता है, तब हम इनफर्टिलिटी की तरफ विचार करने लगते हैं। सामान्यतः महीने, 2 महीने, 3 महीने अगर नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरा 1 साल हो गया, हमने किसी प्रकार का कोई प्रिकॉशन नहीं रखा, फिर भी गर्भ धारण नहीं हुआ जबकि गर्भ धारण की इच्छा थी, इसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और ऐसा बहुत बार होता है, शादी हो गई 28 साल 25 साल में, लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल लग गए, 8 साल लग गए, तो भी गर्भधारण नहीं हुआ। तो मेन है गर्भधारण न होना ही महिला इनफर्टिलिटी ऐसा कहलाती है। लेकिन इसमें महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, कारण तो कोई भी हो सकता है, जिसके बारे में आगे जानेंगे। तो आज बात करेंगे आप बांझपन के लक्षण क्या है, कारण क्या है, उसके बचाव क्या है, इसकी क्या क्या जांच की जा सकती है, और प्रजनन क्षमता में कमी है नहीं है, इसका इलाज क्या हो, और इसके लिए खाने पीने की क्या चीजें ध्यान में रखी जाएं, और अनेक सारे मिथ्स के बारे में भी आज हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बांझपन के लक्षण की। तो बांझपन का लक्षण क्या होता है? तो बांझपन के लक्षण का मतलब ये होता है बच्चा का पैदा न होना, गर्भ धारण नहीं होना। तो लंबे समय तक गर्भ धारण में असमर्थता मुख्य लक्षण है इसका। अगर किसी महिला का मासिक धर्म 35 दिन या इससे ज्यादा आता है, फर्टिलिटी का कारण बनेगा। और इसके विपरीत अगर 21 दिन से कम समय में अगर माहवारी हो जाती है, तब भी बांझपन हो सकती है। चेहरे पर अनेक सारे बाल आ जाना, अनचाहे बाल आ जाना, और सिर के बालों का झड़ना, यह भी इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। यहां मैं एक बात करूंगा आपको कि महिला में इनफर्टिलिटी का कारण केवल महिला नहीं होती है, पुरुष भी इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। तो पुरुष के अनेक पार्ट आते हैं, उनमें से हो सकता है उसके वीर्य में स्पर्म कम हो सकता है अर्ली जैकुलेशन हो सकता है जो उसका जो इरिटेशन है वो उसमें कम होती हो। तो ऐसे पुरुष के अनेक सारे कारण हैं जिसकी चर्चा मैं अभी आपको नहीं करूंगा, लेकिन अभी बात में करूंगा फीमेल इनफर्टिलिटी के कारण क्या हो सकते हैं। तो उनकी बात चर्चा करते समय सबसे पहला है कि उसका मंथली साइकिल समय पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो 35 दिन के बाद आ रहा है या 21 दिन से पहले आ रहा है, तो भी एक कारण हो सकता है। इसी प्रकार जो फिलोपियन ट्यूब है, जिसके अंदर से अंडा ओवरी से यूट्रस के बीच में आता है, अगर वह ठीक नहीं है, फिलोपियन ट्यूब कहीं अगर ब्लॉक हो रही है, तो भी इनफर्टिलिटी का कारण आएगा। या कभी कोई फिलोपियन ट्यूब के अंदर भ्रूण का विकास हो गया था और वो वस्ट हो गई, ये भी हो सकता है। उसमें फिलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हो गया है या उसकी सर्जरी हो गई है, उसमें कोई क्षति हो गई है, तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। महिलाओं के शरीर में हार्मोनल अगर इंबैलेंस है, तो भी इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जो अंडे के विकास में लेट या जल्दी का कारण बनता है। गर्भाशय अगर सामान्य नहीं है, उसकी संरचना अगर ठीक नहीं है, उसके अंदर फाइब्रॉइड्स हैं, तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और बहुत बड़ा कारण होता है महिलाओं के अंदर तनाव, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के कारण भी गर्भ धारण वो नहीं कर पाती हैं। और महिलाओं की ओवरी 40 साल की उम्र तक लगभग 300 बार अपना वो एग रिलीज करती हैं। 40 साल के बाद वो बंद कर देती हैं, तो 40 साल के बाद तो वैसे भी गर्भधारण की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। अगर कोई कीमोथेरेपी वगैरह ऐसा कुछ हुआ है, सर्जरी हुई है, इसके कारण भी गर्भधारण नहीं हो पाता। और पॉलिसिस्टिक ओवरी भी अगर होती है, तो भी गर्भधारण नहीं होता। ये ध्यान रखना, ये कारण तो मेडिकल साइंस के अंदर दिए गए हैं, लेकिन कुछ और कारण भी हैं जिनके बारे में आपको बात करूंगा। और वो है कि अगर महिला को टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, यानी सामान्यतः
इसको चेक करने का तरीका यह है कि जब महिला सो रही है रात को, तो सिराने ही हम उसके एक थर्मामीटर रख देते हैं। उसके उठने से पहले, यानी बिस्तर से उठने से पहले ही उसका टेम्परेचर हम चेक करते हैं, और अगर वह टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 होता है, लेकिन उस समय अगर 97 से नीचे टेम्परेचर रहता है सुबह उठते समय पर, ये मेडिकल बुक्स के अंदर नहीं मिल रहा, अगर हम कहीं इंटरनेट पर जाएं तो वहां भी नहीं मिलता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं। अगर वहां पर टेम्परेचर कम है तो भी गर्भधारण नहीं होगा। और ऐसा बहुत बार देखा है हमने कि महिलाओं का टेम्परेचर कम था, महिला का टेम्परेचर कम था और हमने उसका टेम्परेचर नॉर्मल किया, प्रेगनेंसी हो गई। इसी प्रकार यूट्रस में कोई इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं तो भी, या बचपन में कोई वायरल डिजीज हुई थी, चिकन पॉक्स हुए थे, मिजल्स हुए थे, मम्स हुए थे, तो भी एक कारण ऐसा होता है जो हमारी बुक्स में नहीं है, लेकिन तो भी ये कारण बनता है। इसी तरह से यूट्रस में अगर एसिड की मात्रा बढ़ गई हो, फिर भी इनफर्टिलिटी का कारण बनता है, यूट्रस के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ने से। इसके अलावा असंतुलित खाना अगर रहता है तो भी इनफर्टिलिटी का कारण रहता है। तो अनेक सारे कारण महिलाओं में इनफर्टिलिटी के बनते हैं, कुछ उनके अपने हैं, कुछ पुरुष के कारण भी बनते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं महिलाओं की इनफर्टिलिटी के कारण। तो कैसे प्रिवेंट करें हम, कैसे बचाव करें हम, पांचपन से कैसे बचें, उसमें कैसे सुधार लाया जाए, तो उस पर कुछ बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है संतुलित आहार, और वो क्या क्या है? तो उसके अंदर हमें ऐसी चीजें जिसमें जस्ता है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ऐसे अपने पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। इसी तरह से ताजा मौसम की हरी सब्जियां खाएं, शतावरी है, ब्रोकली है, और बादाम है, खजूर है, अंजीर है, सूखे मेवे हैं, इनका प्रयोग हम अधिक करें। इसी तरह से रोज कम से कम 5 से 6 खजूर, किशमिश हमें जरूर खानी चाहिए। डेयरी के उत्पाद, लहसुन, दालचीनी, इलायची, इनको अपने आहार में हम रूटीन में सेवन करें। और इसी तरह से सूरजमुखी के बीज, चकोतरा, संतरे का ताजा रस, और जो कुछ और इस प्रकार की चीजें हैं जिसमें आइसक्रीम भी आती है, लेकिन इसको आइसक्रीम वगैरह को थोड़ा अवॉइड करें। और इसी तरह से टमाटर है, दालें हैं, बीन्स हैं, इनका हमें अपने भोजन में प्रयोग करना चाहिए। अनार है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है जिसके अंदर प्रचुर मात्रा होती है अनार के अंदर, इसे हमें लेना चाहिए। विटामिन डी जहां से अधिक मिलती है तो सूरज की रोशनी है उसमें अधिक रहना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसके अंदर बहुत पर्याप्त मात्रा में है, इसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए, खासकर अलसी चीजें हैं उनको प्रयोग करें। अश्वगंधा शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस रखने का काम करती है, गर्भ धारण करने में भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है। और खासकर जो यूट्रस का जो साइज है, आकार है, उस प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं वो सभी हमें खानी चाहिए। और दालचीनी का उपयोग इसमें बहुत उपयोगी रहता है। फिर कुछ रूटीन काम करने के लिए हैं, कुछ निश्चित प्रकार के योगासन और करने की आवश्यकता होती है, जिसमें व्यायाम, अर्धचक्रासन बहुत उपयोगी है, बाल आसन, नौकासन, सूर्य नमस्कार, यौगिक व्यायाम, ये बहुत आवश्यक है। और प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सभी बहुत उपयोगी होते हैं। किन खाद्य पदार्थों से दूर रहें, कौन सी आदतें हैं जिनको छोड़ दें? अगर मैं इसकी बात करूं, जो बहुत कॉमन आज के समय बन रहा है, उनमें से नंबर 1 है धूम्रपान। अगर स्मोकिंग की आदत है तो उसे हमें एकदम छोड़ देनी चाहिए। ज्यादा तैलीय, ज्यादा मसालेदार भोजन, ज्यादा परिष्कृत, मतलब प्रोसेस्ड फूड, ऐसे ही परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट, इसका प्रयोग कम से कम करें। सफेद ब्रेड का प्रयोग कम से कम करें। प्रिजर्वेटिव है, कोकीन है, कॉफीन है, मांस, अंडा, शराब है, इनका प्रयोग कम से कम करें। और ऐसी चीजें जिनमें मैदा के पदार्थ अधिक हैं, उनका प्रयोग कम से कम हमें करना चाहिए। डिब्बा बंद चीजें जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, रखी हुई दालें हैं, रखी हुई सब्जियां हैं जो पैक्ड हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब कुछ चीजें छोड़ने की हैं, जैसे मासिक धर्म के दिनों में, मंथली साइकिल के दिनों में ज्यादा गर्म, ज्यादा ठंडी और मसालेदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से कॉफी का सेवन महिलाओं को कम से कम करना चाहिए। धूम्रपान, जिसके बारे में मैंने आपको बात की, धूम्रपान जहां हो रहा है ऐसी जगहों पर भी हमें नहीं रहना चाहिए। और
सबसे बड़ी बात है हमारी लाइफस्टाइल के अंदर जो हमारा तनाव है, हमारी जो चिंता है, जो मानसिक समस्याएं हैं, उन पर हमें काम करना चाहिए। और जो मानसिक समस्याएं आ रही हैं, तनाव आ रहा है, इससे बचना चाहिए। महिलाओं के लिए इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे और भी कारण बनते हैं जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है। लेकिन अब बात करेंगे हम इनफर्टिलिटी है तो कैसे डायग्नोज करें, निदान क्या है, इस पर बात करते हैं। तो अनेक सारे टेस्ट आज के समय मिलते हैं जिसके अंदर ओव्यूलेशन टेस्ट भी है, एग का परीक्षण भी है, कितने समय पर एग निकला, रिलीज हो रहा है, एक निश्चित 15 दिन के अंतराल पर एग को रिलीज होना चाहिए, लेकिन क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर कुछ हार्मोनल टेस्ट है कि कहीं हमारे प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम ज्यादा तो नहीं है। ऐसे ही ल्यूटिनाइलिंग जो हार्मोन है उसकी मात्रा कैसी है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा कैसी है, ये जानने की आवश्यकता है। उसका उत्पाद कैसा है। इस तरह से हिस्टेरोसल पिंगोग्राफी भी एक टेस्ट है जो एक्सरे जैसा एक परीक्षण होता है, ये भी हम कर सकते हैं। ओवरियन रिवर्स टेस्ट भी होता है। ऐसे ही थायराइड और पिट्यूटरी हार्मोन्स की जांच भी हम करा सकते हैं। और कुछ इमेजिंग है जिसमें अल्ट्रासाउंड है, सोनोग्राफी है, इस प्रकार के जांचों के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। सामान्य परीक्षण शरीर के भी कुछ हैं जिनके माध्यम से हम ये इनफर्टिलिटी को जांच सकते हैं। दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, इसीलिए ये जानकारी भी हमें रखनी चाहिए। तो अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी में न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है। जानते हैं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहां हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहां रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा। यहां से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लिखने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पॉइंट नंबर N3। N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5
काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6 और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6 यही 7वीं बार और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6 और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट N4। ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर 1 2 3 4 5 6। तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट N1 कैसे देते देखिए। पिलो को, तकिया को हमने शोल्डर जॉइंट के पास लगाया और इस तरह से बाजू को रखा। बाजू सीधी भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे बाजू रखनी है। दूसरा पिलो दोनों डाउन के बीच में और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इधर। N1 को हम राइट हैंड में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे रहेगा प्रेशर देखिए। ये हमारे स्टैंड की पोजीशन। खड़े होने का तरीका, एड़ी जमीन पर, बायां पैर शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट पर नहीं, शोल्डर जॉइंट के पास हल्का सा शरीर से सटा हुआ, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, लेकिन उंगली में नहीं आएगी, पंजे की गद्दी आएगी। एड़ी पर वजन रखते हुए, अपना संतुलन लेते हुए ऐसे। दूसरा पैर जंघा पर लेकर जाएंगे, जंघा के शुरुआत वाले पॉइंट पर। यहां हमने प्रेशर इनसाइड लेके जाना है, इधर नहीं, इनसाइड लेकर जाना है। अभी दोनों प्रेशर एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, ध्यान करेंगे। ये अब सीधे खड़े होना और गिनना 1 2 3 4 5 6। हल्का सा एड़ी से पंजे को रिलीज किया और बीच में पॉइंट लेकर गए। यस 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर
वजन, पहले ये पैर हटाया फिर ये वाला पैर हटाया, ये था LK1। पॉइंट LK2 कैसे करना है देखिए, रोगी को राइट साइड करवट देके लेटाना, सिर के नीचे तकिया लगाना और लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री में दूसरे पैरों पर रखना, पिलो पर रखना, राइट लेग पूरी सीधी, पूरी स्ट्रेट, राइट में हिप जॉइंट से बराबर से, थाई जॉइंट के बराबर से, नी जॉइंट पर 3 to 4 पॉइंट पर 2 to 3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। इधर प्रेशर दिया, इधर प्रेशर दिया, धीरे धीरे ये हो गया LK2। पूरा ऊपर से नीचे LK2 में 1 टाइम नीचे तक जाएगा, और अगर 2 LK2 है या 3 LK2 है तो 3 में यही काम 3 बार नीचे तक जाएगा, 3 बार का प्रेशर। ये पॉइंट हो गया LK2। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है AD1। AD1 कैसे देते हैं आओ मैं दिखाता हूं। रोगी को सबसे पहले उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद उसके चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और इस प्रकार से चिन बीच में रखने के बाद रोगी को ऐसे और हाथ नीचे की तरफ करके लेटाना। लेटाने के बाद पॉइंट अप्लाई करना है, और किस जगह करना है, तो हमारा जहां ये शोल्डर ब्लेड जहां ये खत्म होते हैं वहां से नीचे लगभग 6 अंगुल के बीच में हमको ट्रीटमेंट देना है। 3 जगह देना है, पहले यहां देना है 2 अंगुल पर, फिर 2 अंगुल पर, और फिर 2 अंगुल पर। ऐसे इन हथेलियों की सहायता से हमको मसाज देकर बाहर की तरफ खिंचाई करनी है। जैसे देखो, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मतलब ये पॉइंट है 2 = 1। अगर हमने 6 ADR दिया है लेकिन वो 2 = 1 3 पॉइंट्स पर है, इसलिए ध्यान करना। हमने AD1 6 बार देना है तो कैसे देना होगा देखिए। पहले पॉइंट पर 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और नीचे, तीनों पॉइंट पर दिया। अब अगेन रिपीट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी पहले यहां दिया 6, यहां दिया 6, और यहां दिया 6, फिर यहां दिया 6, यहां दिया 6, यहां दिया 6। ऐसे करके स्पाइन के बाद मसल्स को बाहर खींचना होता है। अब अगर मुझे 3 AD1 देना है तो कैसे देना होगा देखिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2। इस तरह से 3 जगहों पर 2 = 1। ये था AD1।
दोनों पैरों को मोड़कर दोनों जगहों के नीचे पिलो सेट करना। पंजों में अंतर थोड़ा अधिक, जितना था उससे अधिक। पॉइंट देने का स्थान जहां हमारा ये ग्रोइंग एरिया है, जहां हमारा ये जॉइंट पॉइंट है, यहाँ पर हमको अपने पूरे पंजे से प्रेशर देना है, दोनों पैरों पर एक साथ देना है इन जगहों पर। तो दोनों पंजे थोड़े अतिरिक्त खुले होंगे। खड़े होने की स्टैंड रखने की स्थिति, दोनों स्टैंड जितने नजदीक हों उतने, जिससे कि हमारा संतुलन ठीक से बना रहे। खड़े होने के लिए पहला पॉइंट, ये जो हमारी एड़ी है, हमारा ये जो पंजा है, अंगूठा खासकर, ये पेल्विक बोन को टच करेगा। और यहां से जाते समय दूसरा, अपना वजन अपने ऊपर रखते हुए, यानी पूरा बैलेंस बनाते हुए स्टैंड्स के ऊपर वजन रखना है। दूसरा पैर भी यहाँ लेकर जाना, और ये जो हमारा लिम्फ नोड का एरिया है, वो हमारी एड़ियों को हल्का सा नीचे उतारना। बस 1 2 3 4 5 6, यही अगेन दोबारा देना है तो उठाना, हल्का सा रिलीज करना प्रेशर को। 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही फिर से 1 2 3 4 5 6, ये 1 = 1 है। ऐसे उतरना, वजन लेकर नीचे फिर से अपने धराना। ये एक बार दबाने पर 1 नंबर गिना जाता है। वो भी ये जो हमारा वाइटल है, इसको एक बार प्रेशर 1 गिना जाएगा। वाइटल को फिर से देखना, खड़े होने का तरीका, 1 वाइटल, ओनली 1 वाइटल मैंने कहा। तो स्टेल्स को यहां लेने के बाद ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 वाइटल हो गया। अगर यही लिखा है 5 वाइटल, तो 5 वाइटल में ये मुझे 5 बार प्रेशर 6 सेकंड के लिए डालना है, कंटिन्यू। ये 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा ब्लड को फ्लो किया। अगेन 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, अगेन हल्का घुटने बाहर मोड़ना। 1 2 3 4 5 6, और ये 5वीं बार 1 2 3 4 5 6, और धीरे से अपना वजन अपने ऊपर रखते हुए स्टैंड के ऊपर, और यहां से उतर जाना। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर। 1 2 3 4 5 6, तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6, इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यही नीचे 1 2 3 4 5 6, ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट N6 में खड़े होने की स्थिति, एड़ी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, और हल्का सा टच करें पंजा,
अपने स्टैंड पर अपना संतुलन बनाए, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में, और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां, और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट स्टर्नम जी कैसे देते हैं, आओ देखो। स्थान क्या है स्टर्नम जी का, तो हमारी चिन के नीचे, जहां हम चिन को टच करते हैं उससे जस्ट नीचे हमारे स्टर्नम पर, जहां थाइमस ग्लैंड है उसके जस्ट ऊपर, उसको रब करना है, घिसाई करना है स्टर्नम जी पॉइंट पर, क्रॉस में दोनों तरफ से। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक इसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। ये हो गया स्टर्नम जी, जिसको हमने दोनों तरफ से रबिंग की। सावधानी क्या रखनी है इसमें, जब हम कभी इसको देते हैं तो चिन हमारे को सीधी रखनी है। अदरवाइज चिन अगर थोड़ी टेढ़ी होती है, हमारा पैर, हमारा हाथ इधर जाएगा। ये मैंने आपको हाथ से स्टर्नम जी सिखाया। अगला पॉइंट है आर्मपिट जी। आर्मपिट जी, ये आर्मपिट के लिए है, यहां पर लिम्फ नोड्स होते हैं उनके लिए है। तो आर्मपिट जी कैसे देना है देखते हैं। ये आर्मपिट बाजुओं के अंदर है, या जो हमारी आर्मपिट है इस जगह पर है। तो इसके लिए रोगी को सीधा लेटाना, दोनों बाजू 90 डिग्री पर इसी प्रकार से रहेंगी, और अपनी इस की सहायता से, ये जो हमारी हथेली है, हमने अपने बाजू को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ऐसे 8 दिया। ठीक इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से आर्मपिट जी ये पॉइंट होगा, ध्यान रखना है। आर्मपिट में यहां से लेकर ये जो हमारी आर्मपिट है या लिम्फ नोड्स है, इनकी ये घिसाई है, इनकी ही घिसाई है। तो प्रॉपर घिसाई होनी चाहिए, बाजू की ऊपर घिसाई नहीं है, इनसाइड घिसाई है, इनसाइड घिसाई है। ये पॉइंट था आर्मपिट जी। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर
रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर, और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं, लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां, 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार, 1 2 3 4 5 6, यही सातवीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर आठवीं बार प्रेशर डाला, 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। पॉइंट OV3, हाथों की पोजीशन। ये जो पहले हमारे तकिए हैं, दोनों पिलो हमने इस तरह से लगाए, ध्यान रखना बाल हाथों की सहायता से नीचे कर देने चाहिए। दोनों हाथ OV1 और OV2 की तरह से रखना, दोनों हाथ एक दूसरे से ऊपर स्पर्श करेंगे, यहां से ये 90 डिग्री पर आएगा। ध्यान रखना ये दोनों हाथ आपस में टच करने चाहिए, स्पर्श करने चाहिए। हमारे पॉइंट देने का प्रेशर और खड़े होने का तरीका, बालों को ध्यान में रखते हुए अपने पैर को अंदर जमाना, बाल दबाव में न आए। एक दूसरा पैर हमारा यही आएगा और इस तरह से खड़े होंगे। और अब प्रेशर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, प्रेशर सीधा जाएगा, 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन लिया, एक पैर नीचे रखा, दूसरा पैर नीचे रखा और साइड में हो गए। ये था OV3। पॉइंट LU1, यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ, LU1। पॉइंट का नाम है SPM3। कैसे करते हैं देखते हैं। रोगी को इसी प्रकार उल्टा लिटाया और लिटाने के बाद चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसके ऊपर हाफ को ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और जो अगले वाला हाफ है जो नीचे की तरफ है उस पर चिन रखना, शोल्डर सीधे, जिससे कि रोगी रिलैक्स रूप से लेट सके। इसके बाद कपड़े को इस तरह पकड़वा लेना। क्यों पकड़वाना, टाइट पकड़ना है, जिससे कि जब हम यहाँ खींचे
तो कपड़ा नीचे निकलकर नहीं आना चाहिए। ये ट्रीटमेंट देने के लिए, ये पॉइंट देने के लिए सैकल पर अंगूठे से या हाथ से हम यहां कपड़े को रोक के रखें और जो हमारी ये स्पाइन है, स्पाइन, इसको ऊपर से नीचे लाना और ऐसे घुमाकर नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी स्पाइन के राइट साइड से ऊपर से नीचे लाना, यहां करके रीढ़ के लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जाना, जिस तरह से CSF फ्लो करता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। और 1:1 होता है, SPN3 1:1। कैसे? यहां से ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर गए, यह हो गया SPN3 1, केवल एक बार। अभी अगर इसको 20 टाइम देना है तो कैसे देना होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हो गया SPN3 20 टाइम। ध्यान करना, जब इसको हम देते हैं तो हमारे स्पाइन के साथ में ही निकलना चाहिए, इधर भी साथ से ही गुजरना चाहिए, दूर से नहीं गुजरना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम देते हैं तो अंगूठा ही आता है तो ये बाकी हाथ हमारा इधर रगड़ता हुआ नहीं जाना चाहिए, केवल अंगूठे का मतलब अंगूठा ही इधर से उधर जाना चाहिए। नंबर 3, इसमें कोई जर्ब नहीं होता। नंबर 4, इसमें कोई सलवट नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5, फीमेल के जब ये जो ब्रेजियर का पार्ट है, यहां कभी कभी इससे रुकावट आती है, इसीलिए कपड़ा टाइट अगर है, कपड़ा अगर टाइट है और हमने खींच के रखा तब फिर रुकावट नहीं आएगी, अदरवाइज तो ऐसे उलझेगी और उससे नाखून से इंजरी हो सकती है। तो नाखून नहीं होना चाहिए इसमें, ट्रीटमेंट के अंदर बहुत जरूरी है। कोई बहुत प्रेशर नहीं देना चाहिए, झटका नहीं मारना चाहिए, किसी प्रकार की कोई चोट न लगे, इसका ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट SPN3। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिल्लों की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहां हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहां रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा, यहां से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लिखने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, पॉइंट का नाम है CNS1। कैसे है, रोगी को कुर्सी पर बैठाना, कमर गर्दन सीधी, और ये ट्रीटमेंट का पॉइंट है गर्दन पर। कैसे देना, तो इसमें टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे, कान के नीचे ठीक इस एरिया पर दोनों तरफ टेल्को पाउडर का उपयोग करेंगे। ये CNS लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दिया जाता है, इसलिए 2:1 ऐसा गिना जाता है। कैसे, तो पहले लेफ्ट में देना है, देन राइट में देना है। तो लेफ्ट में हम यहाँ खड़े हो गए, गर्दन सीधी है, एक अंगूठा एक बार यहां, उसके बाद दोबारा आया, ये हो गया 1, और ये 2 3 4। अब मैंने ये 4 दिया, ठीक इधर भी रिपीट करेंगे। तो कैसे देना है, गर्दन को पीछे ऐसे पकड़ना, राइट हैंड को गर्दन के पास आगे मुट्ठी बंद करके रखना, क्योंकि इधर आए तो अंगूठा ऊपर कान के नीचे से गर्दन तक, और उसी को दूसरे अंगूठे से भी रिपीट करना, 1 2 3 4। इधर भी 4 दिया था, इधर भी 4 दिया, क्योंकि मैंने CNS1 4 टाइम दिया, 4 CNS1। अभी मैं इसको 8 भी दूं तो कैसे,
आगे वाला हाथ मुट्ठी बंद, पीछे वाले को गर्दन पर ऐसे पकड़ना, गर्दन सीधी, पेयर्स में प्रेशर समान, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हाथ हिलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम मैंने दिया CNS 1, 8 इधर 8 इधर। पेयर्स में प्रेशर कितना जाना चाहिए? तो प्रेशर ठीक जाना चाहिए, लेकिन रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, झटके से नहीं जाना चाहिए, और कान से शुरू करके पूरा यहां तक लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। तो ये छोटी छोटी बात है, ओवरलैप होना है, अलग अलग नहीं जाना, जहां से एक आया वहीं से दूसरा भी जाएगा। तो इस तरह से ये था पॉइंट CNS 1। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना, थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा? हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर, और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं, लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिलो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ, हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4। पॉइंट
N4, ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया, ये हो गया N4। पॉइंट N6, N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एडी पर लें, पहले अपना वजन एडी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं, वजन संतुलन बनाएं, एडी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अब ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एडी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट LU1, यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। अब बात करता हूं, भ्रांतियां भी होती हैं, पांचपन की भ्रांतियां भी होती हैं। इन भ्रांतियों के बारे में जानना खासकर महिलाओं को बहुत आवश्यक है। क्यों? अगर महिला कोई प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, उसको गर्भ धारण नहीं हो रहा है, तो अनेक प्रकार की भ्रांतियां आ जाती हैं। अगर 2 साल 3 साल 4 साल अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसको देखना बंद कर देते हैं लोग, उसको तो पता नहीं अलग तरह से कह देते हैं, कोख बंद गई है ऐसा बोल देते हैं। ये सारी भ्रांतियां हैं, इन पर काम करने की आवश्यकता है, आप उसके कारणों को जानने की आवश्यकता है। गर्भधारण हर महिला का एक अधिकार है, भगवान ने उसका उस प्रकार से शरीर बनाया है, इसीलिए उसका बांझपन नहीं हो सकता। कारणों को जानना बहुत जरूरी है। अगर पुरुष का कारण है, ज्यादातर कारण पुरुष के ही होते हैं, तो पुरुष के कारणों पर महिलाओं को दोष देना ये बहुत गलत है। महिलाओं को दोष नहीं देना चाहिए। पुरुष का कारण है तो उसका निदान करो, और महिला का कारण है तो महिला का निदान करो, लेकिन हाँ, कारण को ठीक प्रकार से जानो। और दूसरी भ्रांति, महिलाओं के बांझपन में उनके साथ अनावश्यक चीजें हो जाती हैं, अननेचुरल चीजें कर दी जाती हैं। खासकर ऐसे अनेक सारे टेस्ट हैं, अनेक सारी मेडिसिन है, जिनको देने के बाद वो जो प्रेगनेंसी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो हर चीज पर केवल दवाई इलाज करेगी ऐसा नहीं होता है। पहले घरेलू उपाय हैं,
अनेक हमारे दादी के नुस्खे होते हैं जिनके कारण प्रेगनेंसी हो जाती है। कुछ लोगों को ब्लेसिंग्स होती है, वो ब्लेसिंग के कारण भी गर्भधारण हो जाता है। कुछ मंत्र चिकित्साएं भी हैं, मंत्रों के कारण भी हो सकता है। और इसी प्रकार से ग्रहों के प्रभाव भी होते हैं। तो ऐसी भ्रांतियां जो हमें इलाज से बचाती हैं, इलाज नहीं करने देती हैं, उनसे हमको बचना चाहिए और ठीक प्रकार से गर्भधारण का एक न होने का कारण है उसका निवारण करना चाहिए। तो आज मैंने आपको बात की फीमेल इनफर्टिलिटी यानी महिला बांझपन। बहुत बहुत धन्यवाद।